नहीं रे, इसमें आई नहीं शायद। हेलो। एक मिनट भाई, बता दो आवाज जान लग रही है कि कमेंट चला एक बार बता दो आवाज आन लग रही है कि मैं तने दिख गई ओके। फिर आप फटाफट क्लास स्टार्ट करा। यानी कि आज आप सीटी को मॉडल पेपर लेके आया हाँ। वीरों की भूमि से राम राम सर जी, हाँ मैं दिख गई ओके। ओके भाई चलो ठीक 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 ओके। आ जाओ फिर सारा ने, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आज आप राजस्थान सीटी मॉडल पेपर निकालांगा के अंदर अपने राजस्थान जी के सारो होगो, के अंदर अपने पॉलिटी भी होगी, राजस्थान हिस्ट्री भी होगी, आर्ट एंड कल्चर भी होगी और रीजनिंग भी होगी। ठीक है, साथ साथ में तैयारी देखियो तारी किसी की तैयारी है क्या। गंगानगर से राम राम सर जी, आ जाओ फटाफट भाई, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। हाँ, इन सर का थोड़ा सा कमेंट आना बस वाह ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई, अपनी पढ़ाई गुड इवनिंग सर। शायरी ओईडी सी आता है, शायरी सुनाओ क्या इसी सर्दी में शायरी दिखे तने, बाद में सुनाऊंगा। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलो भाई का सारा ने गुड इवनिंग, आवाज उससे आने लग रही है। ये हाल चाल गुरु, ठीक है भाई का, ठीक है भाई चलो। फिर मैं आ गयो, करा तो स्टार्ट क्लास। अब बताऊंगा शायरी यानी कि क्वेश्चन बताइयो साथ साथ में कितने की तैयारी है तारीख है। सारो है राजस्थान जी के सारो, जगह अंदर पॉलिटी भी है सारी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, और साथ साथ हम अपना रीजनिंग भी निकालेंगे। ओके भाई। हाँ, राजस्थान है सीटी, बहुत मस्त परीक्षा है, सबसे इजी परीक्षा यही है। क्यों सर? क्योंकि सीटी पेपर फाइट के बाद नौकरी तो मिलेगी को नहीं, आराम से आप एकदम इजी वे में फाइट कर लेंगे। जयपुर से परिणाम गुरुजी, चलो भाई का परिणाम। सर सर्दी फुल है आज तो, कठे सर्दी है भाई। ये लो, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? आज ही पढ़े हो आप, सभ्यता के अंदर आज ही बताया है, अगर आपने सभ्यता वाली क्लास देखी है तो। मौर्य कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए, यानी बेराट के अंदर पहाड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से बेराट में पहाड़ियां हैं जहां पर खुदाई की गई है, ठीक है। वहां पर जैसे बिज्जक की पहाड़ी है, ठीक है, भीम डूंगरी है, आज पढ़ी या चित्र बना की भी बताया, ठीक है, मोती डूंगरी है, महादेव डूंगरी है। इस बिज्जक की पहाड़ी से अशोक का सबसे पहला शिलालेख मिला था, भाबरू शिलालेख, इसी बिज्जक की पहाड़ी से मिला था। इसी बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध स्तूप मिले हैं, क्योंकि बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो जो भी अपने बौद्ध धर्म के अवशेष हैं वो इसी बिज्जक की पहाड़ी से मिले हैं। भीम डूंगरी, यहां से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि कहते हैं यहां पर भीमलत जलाशय है, इसी भीम डूंगरी के ऊपर भीमलत जलाशय है। ठीक है, कहते हैं भाई एक बार द्रौपदी को प्यास लगी थी, भीम ने लात मारी, लात मारकर जलाशय का निर्माण कर दिया, वो थी भीमलत जलाशय, पानी वाली प्यास लगी थी। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के उस बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? बिज्जक की पहाड़ी से। और अगर महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष पूछ लेता तो वो अपने भीम जी की डूंगरी हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। गणेश और सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश और सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बहुत शानदार प्रश्न है, और लगभग एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जावे। करा दिए हो आराम से, कोलकाता में है वर्तमान में, बिल्कुल 1840 ईस्वी के अंदर इसको कोलकाता में रखाया गया था। हाँ, गणेश और सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है, तो फटाफट बताओ आहड़ सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आहड़ सभ्यता का संबंध बनास नदी से है भाई।
ठीक है सर। सरस्वती, अब वर्तमान में इसके स्थान पर घग्गर नदी बहती है, सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई है, और यहां पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। आज सभ्यता पूरी पढ़ ली आप, 1.5 घंटे की क्लास है, आराम उ देख लियो चाहिए, बंग बाद में एक्स्ट्रा तन पढ़ने की जरूरत को नहीं, बाकी नॉर्मल किताबों में पढ़ना तो याद हो भी को नहीं। या ठीक है, चलो भी, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कांतली नदी हो जाएगा, यानी 3 नंबर आंसर एकदम सही है। कुल मिला के मॉडल पेपर को मतलब है आपकी तैयारी किसी का तैयारी न परखो वैसे। ठीक है, तो फटाफट चलना आगे। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? सबसे पहले खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। अब फटाफट बता दो इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? 1961 से लेकर 1969 तक 5 सत्रों के ऊपर इसका उत्खनन किया गया था। कौन कौन व्यक्ति थे? बीवी कैसी होनी चाहिए? बीवी लाल होनी चाहिए भाई। ठीक है, बीबी लाल, बीवी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है, बीके थापर और बीवी लाल प्लस एक व्यक्ति और था जिसका नाम था एमडी खर्रे, वो थोड़ा याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। बाकी बीवी लाल जरूर याद रख लेना, बीबी नाम पे है, बीके और बीवी लाल। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिलों को सुमेलित कीजिए। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, यानी कि सभ्यता दे रखी है, जिले दे रखे हैं। आजकल लगभग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आवन है ज्यादा सुमिलित करने वाला है, क्योंकि पहली की होन तो कि भाई यहाँ सीधो सो पूछ ले तो कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, 4 ऑप्शन दे दिया, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। लेकिन आजकल के है कि सुमिलित करने वाला है, वो देखना चाहे कि भाई साहब ने सारी सारी सभ्यता याद है कि, या फिर एक सभ्यता का रट्टो मार के काम चल रही है। तो यानी कि जितना मॉडल पेपर भी दिया है वह भी क्या ज्यादा सुमिलित करने वाला दिया है। ठीक है सर, सभी सही है, फिर तो बहुत बढ़िया भाई का। अरे आपनो पढ़ेड़ा फिर तो सारा सही करोगा। फिर देखो कालीबंगा सभ्यता अपनी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। 1 मिनट, हाँ कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ में है, आहड़ अपने उदयपुर में है। ठीक है, बेराट सभ्यता जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में। ये तो सीधे सुमिलित कर रखे हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4, कोई बात नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और आज ही कराया भी है। यानी कि कौन सी सभ्यताओं, यानी कि आहड़ सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। हाँ सर, ते बतायो तो हो, ये चावलों भी परिचित और चांदियों भी परिचित था। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, चावल से परिचित थे। कृष्ण लोहित मर्द भांड, यानी कि कृष्ण जो अपने काले जो लोहे के मर्द भांड थे उनसे भी परिचित थे। तांबे की वस्तुओं से भी परिचित थे, बिल्कुल भी तांबे के बारे में जानकारी थी इनको, ताम्रकालीन सभ्यता थी ये। चित्रित गुस्सर मर्द भांड है, आज उठा के देखना, एक लिखा रखा है विराट सभ्यता के अंदर, चित्रित गुस्सर मर्द भांड विराट सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 4 नंबर होगा इसमें। चित्रित गुस्सर मर्द भांड है वो अपने आहड़ सभ्यता में नहीं मिलते, इसके सबसे पहले प्रमाण विराट सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है भाई, ओके सर, आगे चला नेक्स्ट क्वेश्चन का। नहीं, 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की गई थी? बड़ो ही शानदार प्रश्न है, बड़ो ही गजब को प्रश्न है। यानी कि ये क्यों कहना चाहे है, 1817 ईस्वी के अंदर, 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में किसने संधि की थी भाई? कौन कौन सी रियासत थी? आपको पता होगा सबसे पहले संधि किसने की थी? करौली के हरबख्श पाल ने की थी। कब की थी सर? 9 नवंबर 1817 को सबसे पहले की थी करौली के हरबख्श पाल ने। कब की थी सर? 9 नवंबर 1817 को। दूसरी संधि की थी टोंक के अमीर खां पिंडारी ने 17 नवंबर 1817 को। उसके बाद में पूर्ण शर्तों सहित की थी अपने कोटा के शासक उमेद सिंह ने। कोटा का शासक कौन था? उमेद सिंह। इसने की थी 1817 में।
कहते हैं ये कोटा के शासक उम्मेद सिंह खुद नहीं गए थे अंग्रेजों के साथ में संधिया करने के लिए। इसका फौजदार था जिसका नाम था जालिम सिंह जाला, बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान था, तो यानी कि वो संधिया करने के लिए गया था। फिर भी 1817 में हुई थी, किशनगढ़ ने भी 1817 में की थी। ऑप्शन के हिसाब चला सर, 3 तो शुरुआत में करा रखी है 1817। कौन कौन सी करा रखी है? करौली करा रखी है, टोंक वाली करा रखी है और कोटा वाली करा रखी है। अब फटाफट बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? करौली कोटा किसी में है क्या? सर करौली तो इसमें है, दो ही ऑप्शन में करौली दे रखा है लेकिन कोटा नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन में करौली कोटा आपको दिख जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बस एकदम शानदार बढ़िया एग्जाम दे के आइयो। ठीक है, माइनस मार्किंग है को नहीं, एकदम बढ़िया फुल कॉन्फिडेंस तो देगा। अरे सीटी को एग्जाम हद होगी ते, मतलब सीटी का एग्जाम उड़ने लग रहे हो? अगर ऐ एग्जाम उड़ रहा हुआ तो आगे तो नौकरी वाला एग्जाम तो आगे पड़े हैं भाई। ऐ कोई एग्जाम थोड़ी है सीटी का एग्जाम, मतलब अभी पहले डरने लग गया कि सर सीटी के एग्जाम में डर लगने लग रहे हो। की डर है यार, अंदर तो नेगेटिव मार्किंग भी को नहीं है। मान लो सीटी के अंदर 300 नंबर का पेपर है, हाँ सर पेपर तो 300 नंबर को है भाई साहब। अगर तुम टप्पे लगा के आओगे ना, मैं कहता हूं तुक्के लगा के आ जाना चाहिए आंख बंद करके, फिर भी तुम्हारे 100-125 नंबर कन्फर्म आएंगे, 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी सी मेहनत नहीं की क्या तुमने? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े है थे, तो तुम आराम से इसको फाइट कर लोगे। सीटी का एग्जाम सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कभी किताब उठा के नहीं देखी। अगर तुमको ये भी पता है कि भाई का राजस्थान में कितने जिले हैं, अगर थोड़ा बहुत ढंग से पता है कि कौन सा जिला कब बना था, तो तुम आराम से एग्जाम फाइट कर दोगे। इसके लिए इतना घबराओ मत, ठीक है? अभी मेन परीक्षा आगे है, सीटी के बाद में एग्जाम होनी है ना, वो देखनी है अपने को, इसलिए मस्त रहो, ज्यादा टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी तुम इनसे घबराओगे यार, का बताओ क्या सीटी के एग्जाम से अपने को तो नौकरी पर जाना है भाई, आगे और भी तो सपने हैं। सीटी का एग्जाम तो मात्र एक पड़ाव है और ते छलांग लगा के पार कर लेगा आने, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही को नहीं यार, अच्छा घबरा रहे होते हैं खातर। ऑल स्टूडेंट्स वी कैन डू इट, बिल्कुल है। जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? यानी कि जोधपुर के अंदर किसने नेतृत्व किया था भी क्रांतिकारियों का? अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है? गुलर के ठाकुर बिसान सिंह नहीं है, लांबिया के जागीरदार कड़क सिंह नहीं है, ये ऑप्शन भी इसने गलत दे रखा है। लांबिया का कड़क सिंह नहीं था, लांबिया का पृथ्वी सिंह था, ठीक है? अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इसका सही आंसर होगा, ठीक है? यानी कि 2 युद्ध होते हैं, दोनों थोड़ा ध्यान रखना। एक तो बिथोड़ा का युद्ध होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गए हैं, एक चिलावास का युद्ध होगा। ये होगा भाई साहब 8 सितंबर 1857, ये 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। इसको काड़ागोरा का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है? तो ये अपने कुशाल सिंह चंपावत साथ में क्रांतिकारी थे, ठीक है? चलो थोड़ा सा बता देते क्योंकि दोनों युद्ध मोस्ट हैं। कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था क्रांतिकारियों ने, वर्सेज किस किस के मध्य युद्ध होगा? तखत सिंह का सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह, और इसके साथ में था हितकोट। ओनाड सिंह कहते हैं इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है? दूसरा युद्ध होगा वही अपने कुशाल सिंह चंपावत युद्ध की है, दोनों युद्ध मतलब अतरे बराबर लिखी थे, याद करियो क्या किन किन के मध्य युद्ध होगा? मैकमोसन, जोधपुर का पॉलिटिक एजेंट, प्लस पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस युद्ध के अंदर कहते हैं मैकमोसन का सर काटकर अहुआ के किले पर टांग देते हैं। ढोल बाजा चंग बाजा भेड़ो बाजा बांकियो, मैकमोसन ने मारकर अहुआ माथे टांगियो, ठीक है? हाँ मैकमोसन मारा गया था। दोनों युद्ध मोस्ट है, थोड़े से ध्यान रखना। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने वोलेस्विक फैसले की संज्ञा दी थी? किस किसान आंदोलन में वोलेस्विक समझौता हुआ था? थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, वोलेस्विक है क्या? देखो 1917 के अंदर एक रूस में क्रांति होती है, वहां पर जो पार्टी थी ना उसका नाम था वोलेस्विक। ये अपने किसानों और मजदूरों की पार्टी थी, इसने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है? तो उसी के हिसाब से एक किसान आंदोलन में नाम दिया गया था जिसका नाम था वोलेस्विक समझौता। ये समझौता होता है
बेंगू के किसानों के मध्य और जागीरदार था बेंगू का अनूप सिंह। इस अनूप सिंह ने बेंगू के किसानों की सारी बातें मान ली कि बिल्कुल आपकी सारी बातें जायज हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अपने जो मेवाड़ सरकार थी इसने इस समझौते को लागू करने से मना कर दिया। तो वही बोले से समझौता है, कहां पर हुआ था ये? अपने बेंगू किसान आंदोलन में हुआ था। ये लो भाई, ठीक है। अब पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना रोहित पाठशाला पे, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सारे आएंगे, हिस्ट्री भी आएगी, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, पूरा मॉडल पेपर है। ठीक है। हाँ, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी कि एक तरफ आपको किसान आंदोलन दे रखी है, एक तरफ है नेता दे रखे हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो रामनारायण चौधरी ने किया था, बिल्कुल सही बात है सर। बूंदी का किया था नैनूराम शर्मा ने। चलाओ ना नैनो से बाण रे, लूट लोगे तुम तो हमारी जान रे, बताया था आराम से, वही अपने नैनूराम शर्मा है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने किया था। बीकानेर, ये कौन सा आ गया भाई? नरोत्तम लाल जोशी। कहीं ना कहीं मैंने तुमको लिखाया था, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जिन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, वही नरोत्तम लाल जोशी। इनका जन्म तो झुंझुनू में हुआ था, ये तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भाई साहब, बीकानेर किसान आंदोलन से तो कोई इनका लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, ये लो। अगर आराम से करांगा ना ऑप्शन के हिसाब तो भी आप हर पर्सन ने सही कर देंगे। ठीक है, आगा चला नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं। ये लो, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको प्रजामंडल दे रखे हैं, एक तरफ किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी वो दे रखे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936, क्या ये सही है? फटाफट बताओ, क्या ये सही है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। सर जी एक बार और गाओ ना, इतनी आवाज बढ़िया को नहीं मेरी। अगर इतनी बढ़िया आवाज होती तो आज सिंगर को नहीं बन जाते भाई, हैं? चलो फटाफट बताओ इसका। सही है, क्या सही है? देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अभी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। लेटेस्ट पूछा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ऐसे सुमेलित करना पूछ रखा था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 सही है। हाड़ौती की वही अपने नैनूराम शर्मा 1934 सही है। जयपुर की 1931 से कपूरचंद पाटनी ने की थी, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी ने मिलकर की थी। ठीक है, अध्यक्षता हालांकि कपूरचंद पाटनी ने की थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल सीधी सी बात है 24 अप्रैल 1938 है इसका सही आंसर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, हाँ, तो यानी कि ये एक नंबर ये हो जाएगा। आगे चलो भी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 के अंदर हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। क्या था ये समझौता? इस समझौते में ये कहा गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। क्या हम जल्दी से जल्दी उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ठीक है सर, लेकिन कुछ क्रांतिकारी नाराज हो गए, जैसे हरीश चंद्र था, ठीक है, चिरंजीवी लाल मिश्र था, ये नाराज हो गए और इन्होंने 1942 के अंदर आजाद मोर्चा का गठन कर लिया। हाँ, ठीक है, किन किन ने किया था? जैसे हरीश चंद्र थे, चिरंजीवी लाल मिश्र थे। ओके, हाँ, तो सर मिर्जा इस्माइल जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे ये, और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन सारा करा रखे हैं तने। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था?
कौन सा आयोग बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। किसकी अध्यक्षता में बना था? फैजल अली की अध्यक्षता में बना था। ठीक है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर 1 नवंबर 1956 को आबू दिलवाड़ा तहसीलें और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग। फैजल अली की अध्यक्षता में बना था ये। फैजल अली की अध्यक्षता में। इसके सदस्य थे, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा मोस्ट है ये, हरदेनाथ कुंजरू, प्लस सरदार पनीकर। ओके सर, आगे चलते हैं। ठीक है, सरदार पनीकर, हरदेनाथ कुंजरू। हाँ भैया। 30 मार्च 1949 को वृत राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर अपने किस श्रेणी का राज्य था? उस समय राजस्थान 3 भागों में बटा हुआ था। राजस्थान के वैसे ये कहेंगे भाई, आजादी के समय पूरा देश ही 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। ए श्रेणी, ए श्रेणी के अंदर वो राज्य थे जिनका सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। जैसे सर, जैसे कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है। ठीक है सर। बी श्रेणी तो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे। जैसे अपने राजस्थान है, 19 रियासतों से मिलकर बना है। हैदराबाद है, ये भी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना है। सी श्रेणी यानी कि सीधा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी, अपने अजमेर हो गयो, दिल्ली हो गयो, ये यानी कि सी श्रेणी में थे। एक और थी डी श्रेणी। डी श्रेणी यानी वो श्रेणी थी, डी श्रेणी और लिख देता हूं भाई, जिनको स्वतंत्र रखा गया, स्वतंत्र उपनिवेशों में रखा गया, जैसे अपने अंडमान निकोबार। लिखाया था ना एकीकरण में, लिखा रखा है आराम से। ठीक है। आगे लो। निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए। ये बड़ा शानदार आया है भाई, यानी कि प्रशस्तियों को समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हालांकि प्रशस्तियों की रचयिता का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कुछ इतिहासकार ये कह देते हैं, अलग अलग मतभेद रहते हैं, लेकिन उसने काल क्रमानुसार पूछा है, काल के क्रम के अनुसार जमाओ क्या। ठीक है। सबसे पहले देखो आपको कौन सी आ रही है, रणकपुर प्रशस्ति। अरे सर ये तो 1439 है रणकपुर प्रशस्ति। प्रशस्तियां अपन ने कराई नहीं अभी तक, लेकिन कराएंगे। बहुत शानदार। ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति अपने 1439 ईस्वी के अंदर, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता दीपाक हैं, लेकिन पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ये कहता है कि इसके रचयिता तो महेश हैं, लेकिन सबके यानी अलग अलग मतभेद हैं। कोई बात नहीं, सन पूछा है अपने को। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के जीवन पर ये प्रकाश डालती है। ठीक है। राज प्रशस्ति ये लो भाई, 1676 के अंदर महाराणा राज सिंह ने लिखवाई थी, नौचुकी यानी जो अपने राजसमंद झील के पास में है, वहां पर लिखाई थी कृष्ण बटे तिलक द्वारा। ठीक है। रणछोड़ बटे तिलक द्वारा लिखाई गई है ये। और बीकानेर प्रशस्ति 1593 ईस्वी महाराजा राय सिंह के काल में लिखाई गई थी। सुमेलित कर लेना भाई, 1 का 3 नंबर किस में आ रहा है भाई? 1 का 3 नंबर। अरे यार, यानी तुमको अगर एक प्रशस्ति याद है तो ही तुम सही कर दोगे, फिर तो बहुत शानदार है। तो यानी 1 का 3 नंबर, 1 नंबर हो जाएगा। 2 में 1 नंबर है, ठीक है। 3 में 4 नंबर है, यानी सही है, 1 नंबर ही होगा फिर। ठीक है। थोड़ा सा प्रशस्ति ध्यान रखना, सभ्यता से मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है। यानी सभ्यता से तो 100% सवाल उठाएगा ही उठाएगा। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक बात थोड़ा सा ध्यान रखियो, एग्जाम के अंदर ने अपन जिदे बैठा ने तो क्या थोड़ी सी घबराहट हुआ है, अपन ने सोचा कि यार सुमेलित है सुमेलित नहीं है, तो भाई एक क्वेश्चन ने 2 बार पढ़ लियो क्या, क्योंकि अपने कन टाइम खूब सारो है। ठीक है। तो मैं खाते रहने का थोड़ा सा पढ़ की जाइयो आराम। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कभी पूछ रहे थे सही सुमेलित नहीं है, हाँ ना हाँ ना, हाँ ना में जिंदगी गुजर जावे, वो कभी हाँ करेगी या ना करेगी क्या?
उसको मैं प्रपोज करूं तो ना तो नहीं कर देगी, हो सकता है वो हाँ भी कर दे, और इसी हाँ ना में कंफ्यूजन रहे और वह कोई दूसरे के साथ में चली जावे, अपने कन की न रहे फिर। तो सारो खेल के को है हाँ ना को। ठीक है, तो सुमेलित है नहीं है, और एग्जामिनर भी यहीं से देखता है। ठीक है, तो एक बार देख के आपने हाँ ना के चक्कर में ज्यादा को नहीं फंसणो। ठीक है, थोड़ा सा आराम से देख लियो कान। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली वंश का एक पहला शासक था जिसकी मृत्यु पानीपत के मैदान में ही होगी। ठीक है, ठीक है, वहीं लोधी वंश समाप्त हो जाता है। खानवा का युद्ध होता 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किन किन के मध्य होता है? बाबर वर्सेस उदय सिंह तो नहीं था भाई साहब, राणा सांगा था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। सबको पता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखूं के या फिर ते वह थानेदार हो जो आजकल इंटरव्यू का वीडियो चलने लग रहा है? वह थानेदार तो कौन थे कभी भारत को राष्ट्रपति ने पता हुआ है? बता दो अगर वह हो तो मैं लिखूं, नहीं फिर लिखने की कोई जरूरत को नहीं। फटाफट बताओ सर, मेबा थानेदार कोनी का है? मानने पता है भारत को राष्ट्रपति कौन है? लोगों को यह पता नहीं भारत के राष्ट्रपति कौन है, और नंबर पूछे तो सब इंस्पेक्टर में 320 नंबर। यहाँ इतनी तैयारी करते हैं तो ही 320 के आसपास नहीं है। हमने तो सारा क्रम याद कर रखा था राष्ट्रपति का। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, कितनी साल तक रहे थे, उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, सारा क्रम लगातार याद कर रखा था। फिर भी 320 नहीं आए। कहीं हमारी मेहनत में कमी तो नहीं रह गई? देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, जब आप तैयारी करते हो और उसका फल नहीं मिलता ना, बड़ा दुख होता है ना? यानी कि आपका अधिकार कोई और छीन के ले जाता है। तो मैं लिखूं या नहीं लिखूं? मेरे को सबको पता है। अगर तुमको ये पता है ना का भारत का राष्ट्रपति कौन है? चलो भाई छोड़ो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ये एकदम सही कथन है। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं था, वैसे मिर्जा राजा मानसिंह था अकबर का सेनापति, और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? 1308 में खैराबाद रखता है, 1311 में जलालाबाद रखता है। बड़ा ही जलील किस्म का आदमी था। कौन भाई? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अपने चाचा को मार दिया था, उसकी बेटी से शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, वैसे इसके मतलब काल में जो अपने बाजार व्यवस्था थी ना, वो बड़ी शानदार थी। अगर किसी ने सामान कम तोल दिया ना तो भाई साहब उसका मांस निकाल लेता था। जैसे 100 ग्राम सामान कम तोल दिया तो 100 ग्राम मांस रख देता तराजू में, इधर आ गए। ठीक है, तो 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखता है? अरे भाई साहब जालोर नहीं होगा, सिवाना था। ठीक है, जालोर तो जलालाबाद है, वैसे याद हो जाएगा जैसे जय। 1311 में। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। देखो टोंक के बारे में 3 ही बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहले लिखना टोंक रियासत। ठीक है, इसका संस्थापक लिख लेना सबसे पहले अमीर खां पिंडारी। वाह यार, मेरी राइटिंग में सुधार होने लग रही है। अब तो मारे इसका नहीं जाऊंगा, मतलब मेरी राइटिंग में सुधार हो रहा है यार धीरे धीरे, है ना? ये कहीं नए साल में पेन का तो नहीं है कमाल? हो सकता है नई साल में अच्छा काम हो जाए कुछ। हाँ, अमीर खां पिंडारी, यानी कि अंग्रेजों ने इसको नवाब की उपाधि दी और टोंक रियासत दे दी थी। ठीक है, दूसरा ये रखना है 17 नवंबर 1817 को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी। ठीक है, नवाबों की नगरी इसीलिए कहते हैं टोंक को, इसको नवाब की उपाधि दी थी। तीसरी टोंक के बारे में ये याद रखनी, टोंक के अंदर एक सुनहरी कोठी है भाई। ये बहुत बार पूछेगी सुनहरी कोठी। इस सुनहरी कोठी का निर्माण ना ये अपने इब्राहिम खान ने कराया था। ठीक है,
ये यानी कि 3 बातें टोंक के बारे में अपने को याद रखनी है। ओके सर। तो टोंक में मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कभी इरादे बदल गए, कभी वादे बदल गए, कभी प्रधान के रास्ते बदल गए और हम अकेले रह गए। सच्ची को नहीं यार, थोड़ी सी बढ़िया सुनाओ और कोई। हाँ, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? 1437 का सारंगपुर का युद्ध। बहुत शानदार सवाल है, बहुत इजी सवाल है, एकदम टाबराणो सो सवाल है, हलवाड़ो सो सवाल है। हलवो याद आयो, थोड़ा सर्दी सर्दी पड़े तो घर का कि में मुड़वा भी लिया करो खाने पीने खातर, कोई गाजर को हलवो है। मना कौन करें, वास्तव में घर का बेचारा मना नहीं करें। घर का बस एक ही हुआ उम्मीद कि ते यानी के नौकरी लग जाओ के, किमें भी को गाने ते फोन कर दो के बापू 5,000 रुपया चाहिए क्या। बाप अगले दिन ही 5,000 रुपया भेज दे हुए, तो उसके पास खुद के पास कुछ नहीं हो चाहिए, तो किसी के पास से लाना पड़े, किसी से मांगना पड़े, साहूकार से मांगना पड़े, ब्याज पर लेना पड़े, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए पैसे पुगाएगा। बस एक ही उम्मीद में बैठा है कि मेरा बेटा नौकरी लग के आएगा, अब की बार तो यानी कि मेरा सपना पूरा करेगा। ठीक है, बाकी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। तुम माँ को कह के देख लेना, माँ ये चीज मना देगा, कभी मना नहीं करेगी। ये माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो किसी चीज के लिए मना नहीं करते। बाद में लुगाई ने कहोगा जिधर है, कोई इतनी सेवा नहीं करेगी। ठीक है, बस तुम उसको, माँ बाप को अब की बार नौकरी ला के दिखाना, कि तुम कुछ भी मांग लेना। वास्तव में तुमने कितने भी पाप किए हो, मैं ये नहीं कहता कि हो सके कि बहुत पाप करे हुए थे, और सभी करते हैं, अपने इंसान है भाई, कोई भगवान तो नहीं है, पाप चलते रहते हैं। लेकिन तुम्हारे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे जिस दिन तुम नौकरी लगोगी। ठीक है, तुमने लड़की बगाई थी, समाज में कलंकित हो गए थे, तुम नौकरी लग जाना, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तुम बात करते हुए पकड़े गए थे, घर वालों ने पकड़ के खूब तरीके से मार दिया था, छेद दिया था, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम नौकरी लग जाना। तुमको कोई याद नहीं रखेगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा तुमने कितनी लड़कियों से बात की थी, तुमने कितनों का दिल तोड़ा था। ठीक है, बस तुम एक बार नौकरी लग जाना। एक बार नौकरी लगने के बाद में सब कुछ माफ है इस दुनिया में। ठीक है। हाँ, हमने भी किए हैं बुरे कर्म यार, सभी करते हैं, तो हमने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद में आज उन कर्मों के ऊपर पर्दा डल गया, कोई उनको नहीं पूछता। ठीक है, आज तो माँ बाप, मतलब माँ बाप भी यानी कि 2 मिनट बात करके यही पूछे बेटा ठीक है, हाँ ठीक, हाँ क्या अब बेटो कमाने लग रहे है। अब चाहिए मैं कितनों ही फास्ट कड़े ही जाऊं, कट्ठे ही घूमूं, कट्ठे ही मौज मस्ती करूं, माँ बाप ने दिलों सुकून है कि छोरो नौकरी करने लग रहे हो, 2 पैसा कमाने लग रहे हो है। तो ये टेंशन मत लेना कभी जिंदगी में कि सर पता नहीं, क्या मतलब लोग क्या क्या कहेंगे, क्या पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, लेकिन सब कर्म धुल जाएंगे। एक बस नौकरी का इंतजार है, ये नौकरी इतनी खूबसूरत है भाई साहब, इसकी कोई हद नहीं है, हकीकत में देख लेना तुम। यानी कि मैं बताता भी रहता हूँ, आज क्लास में भी बताया था मैंने, अपने भीलवाड़ा में थोड़े दिन पहले की घटना है। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनकी यानी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भाई साहब अगर महीने की, अगर उनकी इनकम पूछ लेना, महीने की इनकम थी 1 करोड़ रुपए। कितनी? महीने के अंदर बंदा 1 करोड़ रुपए कमाता था। जब उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, परिवार वालों ने कहा कि मुआवजा चाहिए प्लस एक सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों भाई? यानी क्या वो परिवार जो महीने की 1 करोड़ रुपए कमाता है, सरकारी नौकरी तो 1 करोड़ रुपए नहीं देगी। सरकारी नौकरी कितने रुपए देगी? सरकारी नौकरी तो सर ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 35, 40 हजार रुपए देगी क्या। धीरे धीरे तनख्वाह तो बढ़ती जाएगी, तो फिर भाई 1 करोड़ रुपए वाले को सरकारी नौकरी की क्या जरूरत। लेकिन ये है इतनी खूबसूरत। ठीक है, तो यानी क्या भाई, बस यही है कि बाद में कहते हैं कि सर एक सरकारी नौकरी दिला दो क्या। तो मतलब आराम से तुम मस्त रहो, नहीं तुम आराम से कितने भी बुरे पाप किए हो, मैं ये नहीं कहता कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की हो, तुम्हारे 10वीं में 40% आई हो, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं याद करेगा कि तुम 12वीं में फैले भी हुए थे। ठीक है, तुम बातें करते हुए पकड़े भी गए थे, मारे भी गए थे, कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन नौकरी लग गई ना, बस तुम्हारी वाहवाही होगी क्या। जिस दिन रिश्ते वाले आएंगे ना नौकरी लगने के बाद में, भाई साहब ये तक नहीं पूछेंगे क्या क्या काम किया था, क्या नहीं, तुमने कौन सी डिग्रियां ली थी, सब कुछ माफ है तुम्हारे आगे। बस किसके आगे?
एक नौकरी के आगे। ठीक है, ओके चलो फटाफट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध, 1 मिनट भाई आ जा रहा है, क्यों इतना बाजण लग रहे हो? मजाण कौन दो किन्ने बाज ले तू। 1437 के सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? फटाफट बताओ भी किन किन के मध्य हुआ था 1437 में सारंगपुर का युद्ध? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। 4 नंबर, महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को पकड़ा, 6 माह तक पकड़कर बंद रखा। ठीक है, ये राजपूतों की उदारता थी। इसी प्रकार से राणा सांगा ने भी मोहम्मद खिलजी को पकड़कर बंद रखा था 6 महीने के लिए। ठीक है, ये सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, जो अपने राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। कब? 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक। चले भाई आगे। राजस्थान में चौहान वंश के शासन के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी के अंदर इन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 551 ईस्वी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माण इसी वासुदेव चौहान ने कराया है। सर 2023 में हम नौकरी जरूर लगेंगे, मेरे साथ जुड़ा रहना, 100% नौकरी लगा के जाऊंगा। जितना करा दियो उतना याद कर लियो, ठीक है ना। अब और मॉडल पेपर देखना सीधा दिखाऊंगा जब तुम मतलब एग्जाम हो जाने तो सीटी का मैं इंतजार कर रहा हूँ कब सीटी का एग्जाम और कब तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखाऊं। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। जैसे मतलब मॉडल पेपर में देख लेना चाहिए, अपने नोट से देख लेना, सब आएंगे यहीं से। बस याद तुमको करना है भाई, और कितना याद करना है यार। अगर किताब उठा के देखोगे तो तुमको याद ही नहीं होंगे। सभ्यता देख लेना, ठीक है। और सभ्यता जैसे मैंने उठाई थी ना सभ्यता की किताब, शुरुआत में 2-3 बार तो याद ही नहीं हुई यार ये सभ्यता क्या है, कहां से मर्द बाढ़ मिले हैं, कहां से क्या मिला है। ठीक है, चित्तौड़ के दूसरे साके 1534 में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? 1534 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तब केसरिया किया था क्रमावती ने, जो अपने राणा सांगा की पत्नी थी। अरे केसरिया, सॉरी 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 सॉरी, जोहर किया था रे। क्या कर रहा है मिस्टर रोहित? हाँ जोहर, केसरिया यानी कि केसरिया तो पुरुष करते हैं भाई, केसरिया कपड़ा धारण करते हैं। सॉरी भाई, हाँ केसरिया क्या था? देवलिया के थे अपने, देवलिया ने प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ के थे रावत बाग सिंह। हाँ, जब केसरिया और जोहर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तभी यानी कि साका माना जाएगा। ठीक है, जैसे अपने जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं क्योंकि 1550 में राव लूणकरण और अमीर अली के मध्य युद्ध होता है जिसमें केसरिया तो होता है लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया था, इसलिए उसको कहते हैं 2.5 साका। ठीक है, क्योंकि आधा साका हुआ था, वो दो पहले हो चुके थे। तो कौन थे भाई? देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। हालांकि मतलब इसको पूछना चाहिए था केसरिया किसने किया है। सर मोस्टर में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इंस्टा पर मैसेज करिए, मैं बताऊंगा फिर तने। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भाई फटाफट बता दो, बहुत शानदार सो सवाल है, बहुत ही प्यारा सो सवाल है। और जहां तक मेरे को लग रहा है ये सारे के सारे मंदिर वल्लभ संप्रदाय के हैं। वल्लभ संप्रदाय ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं जहां पर बाल रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, द्वारिकाधीश का मंदिर सारे करा रखे हैं, आराम से बता रखे हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर भाई साहब कांकरोली राजसमंद में है, और कांकरोली टायर ट्यूब उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। 20 फरवरी 1672 को यहां पर स्थापना की गई थी श्रीनाथ जी के मंदिर की। ठीक है, और वो देख के आ गए क्या तुम सारे के सारे? अभी अपने नाथ द्वारा में भगवान शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, वो भी देख के आना। मथुराधीश का मंदिर बताओ भी, मथुराधीश का मंदिर बहुत शानदार सा है। मथुराधीश का मंदिर कोटा के अंदर है, और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है। ठीक है, गोविंद देव जी जयपुर के शासकों के क्या है? कुल देवता है। हाँ ओके चले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? एक के अंदर 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर आ गया, ऑप्शन के एक आ रहा है ना, तो भी तुम आराम से कर दोगे क्या? हाँ ओके, चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोविंद देव जी जयपुर। ओके, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल
बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर, बड़ा ही शानदार बना हुआ सफेद संगमरमर का है। ठीक है, कभी देख के आना। जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि इस जल महल को बचा सकें, क्योंकि अभी वर्तमान टाइम में इसकी इतनी देखरेख नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि भैया कबूतर हैं, पक्षी हैं, अभी तो सीधा सा बना के रख रखा है। भैया आप कितना भी पानी निकालो, पानी खत्म ही नहीं होता, इसलिए इसको जल महल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा अभी तो क्या है कि वहां पे थोड़ी गंदगी है, लेकिन फिर भी सरकार प्रयास कर रही है, मतलब एक धरोहर ही है अपनी, इसको मतलब अपन संरक्षित कर सकें क्या। ठीक है, ओके। राजस्थान के किस जिले में निम्बारक पीठ स्थित है? निम्बारक पीठ कहां पर है भाई? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। उसने सलेमाबाद पूछा नहीं है। यहाँ पर राधा और कृष्ण की युगल रूप से पूजा होती है। ठीक है, अगर तुम सच्चा प्रेम करोगे ना तो तुम्हारी कहीं ना कहीं तो पूजा होगी। बस तुम प्रेम निश्चल भाव से करो, सच्चा प्रेम करो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी राधा कृष्ण की युगल रूप से पूजा होती है। शादी तो उनकी रुक्मिणी से हुई थी, पूजा किसके साथ होती है? राधा के साथ होती है। सब प्रेम का खेल है भैया। ठीक है, लेकिन प्रेम तुम निश्चल भाव से करोगे। ठीक है, हाँ, ओके, आगे चलते हैं। दधीमती का संबंध किस स्थान से है? दधी माता का मंदिर कहां पर है? अभी फटाफट बता दो, इसका उत्तर तुम ही बताओगे। दधी माती का माता का मंदिर, हालांकि मैंने लोक दिव्य नहीं कराई, लेकिन फिर भी तुम बता दोगे। बताओ बताओ फटाफट। गोठ मांगलोद बहुत फेमस है, दधीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। कौन सा युग्म असंगत है, इसका बताओ फटाफट। कौन सा युग्म असंगत है? गुगा जी का जन्म, हाँ 1 मिनट बस, फोन आ गई। हाँ, गुगा जी का जन्म अपने ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ था। तेजा जी का खड़नाल नागौर में हुआ था। बाबू जी का कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। देव बाबा का अपने नगला जाज भरतपुर में हुआ था। ये यानी का गलत है, तो यानी कि 4 नंबर कौन सा युग्म असंगत है। आगे चलते हैं भाई। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत इजी है, आराम से कर दोगा, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ, फिर एक शायरी सुनाऊंगा तने, अगर इसका उत्तर सही बता देना एक शायरी सुनाऊंगा फिर। मोहब्बत के ऊपर शायरी सुनाऊंगा, तारे ऊपर एकदम स्टिक बैठेगी आजकल के टाइम में। फटाफट बताओ फिर, इसका उत्तर सही बताते एक शायरी सुनाऊंगा फिर क्या। 3 नंबर है, एकदम सही बात है। घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र की कृष्ण अष्टमी को, 16 दिन चलता है ये। ठीक है, अपने मारवाड़ जोधपुर का है। चलो फिर, ते यार सारा मतलब शानदार उत्तर बताए हैं, तो मोहब्बत पर सुना दें फिर एक है। कोई बैठ कोई भीख कोई खैरात नहीं है मोहब्बत है, हर किसी के बस की बात नहीं है मोहब्बत है, हमेशा नए जिस्म की तलाश में रहने वालों, तुम रहने दो, तुम्हारी औकात नहीं है मोहब्बत है। ठीक है, वाह वाह करो फटाफट। चलो आगे चला। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, बताओ फटाफट। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है मां की पूर्णिमा को। ठीक है सर। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। मरु महोत्सव तो जैसलमेर में बढ़ता है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, मरु महोत्सव कहां बढ़ता है? जैसलमेर में बढ़ता है। ठीक है, और गौतमेश्वर के मेला सिरोही के अंदर बढ़ता है, यानी कि असंगत कौन सा है?
3 नंबर असंगत है। हाँ, राजस्थान में किस वर्ष सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? उसी समय 1844 में जयपुर में, अरे यार उत्तरी बता दियोगे, उसी समय यानी अपने महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसी समय सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था जयपुर रियासत ने 1844। ठीक है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अपने जनजाति दे रखी है, एक तरफ अपने संबंधित जिले दे रखे हैं। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ये लो सर। डामोर डूंगरपुर के अंदर, डै से डै याद हो जाएगा ये तो। सहरिया, सहरिया 12 के अंदर है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग दे रखा है क्योंकि नीचे मैं देख रहा हूं भील, भील बांसवाड़ा नहीं होगा क्योंकि भील उदयपुर के आसपास रहते हैं। ठीक है, फिर भी आप ऑप्शन के हिसाब से करा तो ठीक है, लेकिन सहरिया 12 ही होगा। 4 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं क्या? अगर नहीं मिल रहे हैं तो पर्सन गलत कर देंगे फिर अपने। ठीक है, ईट लगा देंगे फिर। अभी देखो ग्रासिया 4 नंबर, ठीक है 4 नंबर 3 नंबर तो दोनों में सही है। अब ये कह रहा है सहरिया 12 के अंदर है, इस ऑप्शन के हिसाब से तो 2 नंबर सही होगा। सहरिया तो कन्फर्म 12 में ही है। ठीक है, ओके। तेरह ताड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? भाई साहब बहुत इजी प्रश्न है यार, बहुत इजी प्रश्न है। तेरह ताड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है जिसका नाम ही उसी वाद्य यंत्र के ऊपर पड़ा है? क्यों भाई? तेरह, तेरह क्या काम में लेते हैं? तेरह मंजीरे काम में लेते हैं। दो तो मतलब 9 तो पहनते हैं अपने दाहिने पैर में। ठीक है, दाहिने पैर के अंदर पहनते हैं। 2 पहनते हैं इधर अपने अपने ये क्या कहते हैं, कोणी कहते हैं। और 2 अपने हाथों में फिर बैठ के आराम से डांस करते हैं। वही अपने 13 ताड़ी नृत्य हैं। तो इन 13 प्रकार के मंजीरे इसमें काम में लिए जाते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा? मंजीरा होगा। ठीक है, ये लो। बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? ये लो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। बोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य बोराट का पठार स्थित है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। 3 नंबर एकदम सही है। आगे चला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? बीहड़, बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डाकू तो है। मैं बोल लूंगा नहीं भाई आगे, क्योंकि पीछे विवाद हो गया था। पान सिंह तोमर फिल्म आई थी, ठीक है, तो उस समय उन्होंने डायलॉग बोल दिया था, बाद में डायलॉग हटाना पड़ा था। अब यही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन की, अगर बहुत सारी चीजें बोल कौन सका। अरे क्या बात है गणेशपुरी, पता है फिर तो ठीक है चलो भाई। बीहड़, बीहड़ यानी कि वो इलाका जहां पर चंबल नदी बहती है। आप कभी जैसे इधर जाना धौलपुर की साइड में, जैसे हम एक बार महाराष्ट्र गए थे, तो यानी जब आप धौलपुर की साइड में जाओगे ना, तो यानी इतने बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं भाई साहब, वही बीहड़ है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कहते हैं डाकू निवास करते थे पहले पुराने टाइम में। ठीक है, आते जाते मतलब राहगीरों का सामान लूट लिया करते थे। अब तो नहीं है, अब तो आराम से घूम के आ जाना चाहिए क्या। ठीक है, फिर भी नहीं, धौलपुर का वो इलाका है बीहड़ वाला। ठीक है, जहां पर चंबल नदी बहती है, बहुत सारे गहरे गहरे खड्डे कर दिए हैं। तो जहां पर चंबल नदी बहती है वो देख लो ऑप्शन के हिसाब से। जैसलमेर तो नहीं बहेगी, भीलवाड़ा डूंगरपुर तो नहीं बहेगी, अजमेर तो नहीं बहेगी, तो यानी कि कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर। ठीक है, 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही युग्म नहीं है? अच्छा, एक तरफ देखिए नदी, एक तरफ देखिए सहायक नदियां। काली सिंध की निवाज है, बनास की सागी। अरे ये भाई साहब, ये तो लूणी की सहायक नदी है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सागी किसकी है? लूणी की सहायक नदी है ये। बस देखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर हो जाएगा। माही की चाप, साबरमती की वाकल, ठीक है 2 नंबर हो जाएगा। लीलड़ी को जुआई जोजड़ी सगाई में सुकड़ी मिठाई लायो। ठीक है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसके ऊपर गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है? ये सवाल पहली बार आया था राजस्थान पुलिस 2013 में। जब ये क्वेश्चन आया था ना, उसके पहले किसी को नहीं आता था हकीकत में। और उसके बाद में सबने छापना स्टार्ट किया, ये देखो ये देखो, हमारी किताब से आ गया, हमने इसको पढ़ाया है। वैसा उससे पहले किसी को नहीं आता था गलकी नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है। ठीक है, 2 थे, एक तो मतलब ये सवाल था
यानी कि नटनी का चबूतरा कहाँ बना, 2013 के पहले की बता रहा हूं, उससे पहले किसी को पता नहीं था। एक क्वेश्चन और पूछा था, वो अपने तेजा जी महाराज से संबंधित था शायद, गोगा जी से संबंधित था, पता नहीं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, चलो कोई ना हुआ। ठीक है, तो नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है, पिछोला झील के ऊपर गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, सारी कहानी सुनाई था राणा लाखा के समय में। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा मोस्ट सवाल है भाई साहब, बहुत ज्यादा मोस्ट सवाल है ये। किसके कारण होती है भाई साहब मावठ, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। मावठ को गोल्डन ट्रोप भी कहते हैं। आप जल्दी ज्योग्राफी स्टार्ट करांगा, अतरे एकदम मस्तियों स्टार्ट कराऊंगा, अरे बहुत इजी ज्योग्राफी है। ठीक है, जितनो हो सका उतनो शॉर्ट पढ़ाऊंगा ताने, एकदम मक्खन की तरह याद हो जाओगी। कितना टॉपिक है, 12 या 13 टॉपिक है ज्योग्राफी में, अब की बार तैल को मचा देंगे। जय प्रकार वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे, उसी प्रकार से ज्योग्राफी से भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी ने कवर करना थोड़ा सो ए बात मुश्किल हो जावे, क्योंकि करंट के साथ में थोड़ी सी जुड़ी रहे क्या। एक मिनट भाई, हाँ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, बताओ भाई बांका पट्टी कहां पर है। कुल मिला के ये क्या कह रहा है, बांका पट्टी को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। वही कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी तो बता दो कहां पर है। बांका पट्टी को मतलब है आदमी बांको रहवे के, न्यू झुक की रहवे के। ठीक है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है, इंसान की कमर जल्दी झुक जाती है, दांत पीला हो जावे। किस साइड की तरफ होते हैं भाई, नागौर साइड में। ठीक है, डिडवाना कुचामन के आसपास आप कभी देखोगे तो वहां के लोगों के जैसे मतलब थोड़े से दांत पीले दिखेंगे आपको, उम्र के हिसाब से नहीं दिखेंगे वो, कि कितनी कोलगेट करो कितनी दंत मांजन करो, वो की बेचारो फ्लोराइड इशू है पानी के अंदर। ठीक है, बट तो के रामदेव की पतंजलि वाली कोलगेट भी फैल है, कोलगेट और पतंजलि दोनों को मतलब मिक्स अगर पेस्ट कराना है तो भी कुबड़ पट्टी मतलब फ्लोराइड पानी नहीं लागे ही को नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो यानी कि बांका पट्टी है, कहां पर है वो, अपने नागौर के अंदर है। राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, भाई साहब बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछो गए हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यो, लाल लोमी मृदा कहां पर पाई जाती है, ध्यान रख लेना चाहिए, याद कर लेना, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो पास वाले जिले हैं वहां पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। हाड़ौती साइड में काली मध्यम मृदा पाई जाती है। ठीक है, भूरी मृदा बनास नदी के आसपास पाई जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला देख लेना इलाका। ठीक है, यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। मृदा कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 या 1.5 पेज का है। पंचायती राज व्यवस्था है, ये बताओ भाई क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तुम खुद ही बता दोगे। गांव में पंचायती कौन करोगे थे, फटाफट बताओ इसका क्या उत्तर होगा। जिसने सही उत्तर बताया मतलब गांव में पंचायती तो करे, जागी बैठे तो है, अरे क्या बात है अश्विनी चौधरी, शानदार भाई। सी बी एक आ गया 2 बी। अरे भाई ग्रामीण है, किससे संबंधित है, पंचायती राज गांव से संबंधित है। अच्छे हैं इकट्ठे बेरूनी, बी जा रहे हैं इकट्ठे सी जा रहे हैं, ग्रामीण स्थानीय सुशासन है। कल स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी की क्लास में, कल या परसों तक। ये लो पॉलिटी आ गई, अच्छा पॉलिटी तो पिछले क्वेश्चन शुरू होगी। राज्य का मुख्य सचिव का क्या कार्य करता है, मुख्य सचिव मैंने तुमको बताया भी था जब मुख्य सचिव पढ़ाया था तब। दिमाग किसके होता है, जैसे मान लो ताने कहानी बताई, चलो यार ऑनलाइन टावर वाला ना और बता दूं मैं कहानी। ठीक है, कहानी के बताई मैं, देखो जिद आपा यानी कि कॉलेज लाइफ में हुआ है तो स्टूडेंट की 3 कैटेगरी हो है। कौन कौन सी सर, सबसे पहले तो देखो पढ़ाई करने वाला टाबर हो है। ठीक है, ये यानी कि एकदम टॉप कैटेगरी हो जो अपना पढ़ाई करें। मैं के बाद में मीडियम स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है, फिर हुए एकदम बिना पढ़ाई करने वाला, यानी कि ये पढ़ाई करते ही नहीं है। ठीक है, अब देखो पढ़ाई करने वाला टाबर तो क्या हमेशा यानी कि किताबा में ध्यान रखांगा, हमेशा पढ़ता रहेगा, तो वो तो होगी पढ़ाई करने वाले। मीडियम स्टूडेंट थोड़ी बहुत पढ़ाई करें, थोड़ी बहुत मस्ती करें, कॉलेज के अंदर गर्लफ्रेंड पटावें, की कौन करे आराम हो, इन बिन घूमता रहे, कभी भाईली ने चाय पिला दी, कभी समोसा खिला दिया, कभी कचौरी खिला दी, यानी कि वो होते हैं मीडियम स्टूडेंट। बिना पढ़ाई करने वाला अन्य पढ़ाई से कोई मतलब को नहीं हुआ, पढ़ाई का आसपास भी को नहीं हुआ। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट आगे जाके बनते हैं आईएएस, आईपीएस,
यानी कि बड़ी नौकरी लागे, ठीक है। मीडियम जो यानी कि एकदम मीडियम हो जाने पढ़ाई से थोड़ा बहुत मतलब हुआ है, वह जावांगा अपने पुलिस में, मैं बनांगा पटवारी, वह बनांगा ग्राम विकास अधिकारी, वह बनांगा कलरक बाबू, जो यानी कि मीडियम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो अपना गर्लफ्रेंड नहीं बिना घुमाओ आ रहा हूं, तो देख लियो कौन सी कैटेगरी में आओ बाद में। बिना पढ़ाई करने वाला ये बनाएगा नेता, ठीक है। कॉलेज लाइफ में बिना पढ़ाई करने वाले हमेशा पढ़ाई करने वालों को परेशान करते रहते हैं, ठीक है। बैंक के बाद में पढ़ाई करने वाला आईएएस आईपीएस बन के आवे, बाद में वापिस ये बिना पढ़ाई करने वाला परेशान करें, यानी नेता लोग वापिस किनको परेशान करते हैं, आईएएस आईपीएस को। तो यानी परंपरा शुरुआत से चालन लग रही है, ठीक है। तो मुख्य सचिव यानी कि आईएएस अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो फटाफट बताओ मुख्य सचिव क्या क्या कार्य करता है। कैबिनेट के सचिव के रूप में बिल्कुल काम करता है, यानी कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं उनको सलाह मशवरा कौन देता है, कि भाई साहब जैसे कैबिनेट में मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जो 5वीं पास होते हैं, उनको थोड़ी पता है कि भाई कौन सी योजना लानी चाहिए, कौन सी योजना नहीं लानी चाहिए, कौन सी योजना से अपने मतलब राज्य का विकास होगा, उनको तो नहीं पता। तो सर उनको सलाह कौन देता है, उनको सलाह देता है मुख्य सचिव, जो अपने आईएएस अधिकारी होता है, यानी कि भारत के सबसे बड़ी एग्जाम फाइट करके आता है। वो इनको बताता है आप राज्य में ये योजना लेके आओ, आप कर्मचारियों के पेंशन लागू करो, आप काम ये करो ये करो, ठीक है। ये सलाह कौन देगा, मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में जैसे मुख्य सचिव होता है, उसका कोई कार्यकाल मतलब निश्चित नहीं होता। मान लो कि जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज हुआ, मुख्य सचिव भी चेंज हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मुख्य सचिव रखता है ना, वो अपना फेवरेट आदमी रखता है, ठीक है। तो यानी कि मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी यही होता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता रहता है, आप राज्य में ये काम करो ये काम करो ये काम करो, सारी की सारी सलाह कौन देता है, मुख्य सचिव देता है। सचिवों के मुखिया के रूप में जितने भी सचिव होते हैं ना, उन सब का मुखिया कौन होगा, मुख्य सचिव होगा, बिल्कुल सही बात है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में जैसे आईएएस सेवा होती है, उनका प्रधान के रूप में नहीं है। राज्य के प्रधान के रूप में भाई साहब इतना भी नहीं होता, आप मुख्य सचिव को राज्य का प्रधान ही बना दोगे क्या, तो राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। मुख्य सचिव सब जो अपने राज्य के अंदर सारा काम है ना, वो मुख्य सचिव ही करता है, वही सारा मतलब प्लान बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ABCD 1 नंबर आंसर नहीं हो जाएगा, ई नहीं होगा। आगे चला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दो यार फटाफट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल फटाफट बता दो, ऑनलाइन वालों को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा फटाफट बता दे, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, करा रखा है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, क्यों भाई चुनाव थोड़ी लड़ना है, वो मुख्य न्यायाधीश है, सरकारी नौकरी है, वो 5 साल के लिए थोड़ी बनेगा क्या। सबसे पहले मोटिवेशन पोस्ट ने बताया है 1 नंबर 2 नंबर सबका, फिर कुलदीप भाटी का भी सी आंसर आ रहा है, भैया हालत है बताओ क्या। हाईकोर्ट का जज मतलब करा रखा है, क्यों भी 5 वर्ष के लिए कैसे चुना जाएगा, कोई घर की सरकार थोड़ी है 5 साल के लिए चुन दोगे तुम। ये हालत है भाई, बताओ क्या करें क्या। नॉर्मल सा सवाल था यार। अरे भाई क्या पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल पूछा है, पॉलिटी का सवाल से सिंपल सा सवाल था। तुम कह रहे हो 5 वर्ष, क्यों भाई कोई चुनाव आयोग थोड़ी है जो उसको नियुक्त कर दिया, भाई साहब सरकारी नौकरी है, तुम 5 साल के लिए उसको कैसे नियुक्त कर दोगे, सरकारी नौकरी लगा हुआ बंदा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ऐसे नहीं उखाड़ फेंकोगे तुम उसको क्या। फिर 62 वर्ष की आयु तक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी जैसे सरकारी कर्मचारी कितने साल तक रहता है, जैसे अपने नॉर्मल बात करें तो राजस्थान में 60 साल तक तो रहता है। तो तुम तो कह दोगे भाई साहब जैसे कोई सरकारी नौकरी वो तो 5 साल तक रहेगा, या तो 5 साल रहेगा या 60 साल रहेगा, ये थोड़ी है। जैसे तुम कल नौकरी लगोगे तुम्हारे बारे में कह देंगे 5 साल या 60 साल तक रहोगे, क्यों भाई 5 साल बाद में थोड़ी निकाल देंगे। मुख्य न्यायाधीश भाई एग्जाम फाइट करके आता है आरजीएस का, ऐसे थोड़ी उसको मतलब निकाल देंगे क्या, 5 साल बाद में आपको हटा देंगे क्या, 62 साल तक रहेगा, ठीक है ना। हाँ 62 वर्ष की आयु तक। रीजनिंग को सवाल आ गया, बड़ो शानदार सवाल है, फटाफट पेन कॉपी हाथ में उठा लो, रीजनिंग को सवाल आ चुके है, रीजनिंग को सवाल आ चुके हो, फटाफट पेन कॉपी हाथ में उठाओ। अब यानी कि रीजनिंग हल करनी है अपन,
छोड़ो अब जीके ना, जो सही है वह सही है, बस अब आगे बटाओ फटाफट। देखो 2 है, 8 है, 26 है, आगे संख्या कौन सी आएगी भाई साहब? यही बता दो। 242 छोड़ो, 242 की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, फटाफट बताओ इसका। 2 8 26 के आगे कौन सी संख्या होगी? रीजनिंग का सवाल आ चुका है, सीरीज का सवाल आ चुका है। सर थारी जय हो महाराज, कट्ठा मारी जय हो यार। ठीक है, अब फटाफट बताओगे, पेन कॉपी हाथ में उठाओ, रीजनिंग को सवाल है। क्यों रीजनिंग आओगी कोनी के? शानदार वाली आओगी सीटी के अंदर। और आप कराई पाऊं 12 जागी कोनी, यूट्यूब पर सारी वीडियो पड़ी है, जागी देख ली होगे। और टाइम मिल लगो तो दोबारा करा दूंगा, ठीक है। अरे यार इतना शानदार, बबलू सैनी, क्या बात है यार भाई। ओ भाई यार, गजब यार, जय कृष्ण मीणा यार, वास्तव में यार मतलब फिर तो शानदार रीजनिंग है, इतनी गजब है। हालांकि इसकी देखो ट्रिक तो खूब सारी लग जाएंगे, लेकिन तुम जो उत्तर तक पहुंचे हो ना भाई साहब, वास्तव में दिल गार्डन गार्डन हो गया। कैसे सर? इसके देखो अपना तरीके देखेंगे। 2 है, 8 है, 26 है, या तो अंतर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ देखेगा। 8 है, 26 है, यानी 27 का क्यूब है। तो थोड़ा सा आप मैं करके देखो 1 मिनट। यानी क्या 3 × 1 कितने हुए? 3, -1 करूं तो 2 आ रहे हैं। 3 × 3 9, कितने? 9, -1 करूं तो कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। मतलब 3 की सीरीज चल रही है इसमें। तुमने कैसे पता लगाया सर? मैंने इसलिए पता लगाया क्योंकि 8 लगभग 9 के बराबर है, 26 लगभग 27 के पास है। ये सीरीज तो अपने को 3 में ही मिल सकती है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे कौन सी संख्या आएगी। 3 इंटू यहां पर कितना रखूं? यहां पर 3 रखा, यहां पर 9 रखूं मैं। 9 तिया 27, -1 करूं तो 26। ये सीरीज चल रही है ना, 2 8 26, 2 8 26। आगे क्या उत्तर आएगा अपना? फटाफट देखो, सीरीज 3 इंटू आगे क्या रखना भाई? यहां पर 3 रखा, यहां पर 9 रखा, यहां पर कितना रखूंगा? 27 रखूंगा। 3 इंटू 27 कितने हुए भाई? 27 तिया 81, और 81 में से 1 घटा दो आप, कितना उत्तर आवागा? 80। ये लो, क्योंकि 3 की सीरीज चल रही थी, ठीक है। ओके भाई साहब, जिनका भी यार वास्तव में तुमने सही किया है ना, 1 नंबर की रीजनिंग है, रियलिटी में बहुत शानदार है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने सीरीज वाले करा रखे हैं रीजनिंग के। निम्न में से असंगत को चुनिए, ये तो बता दो। पित्तल, प्लास्टिक, तांबा, लोहा, फटाफट बता दो। तुम अगर गली में थोड़ा सा कभी बैठे हो और ध्यान लगा के कभी सुनते हो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, हो कभी ऐसा सुना है? कुछ तो इसमें अलग मिलेगा। अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लास्टिक है, और तो क्या धातुएं सारी की सारी, पित्तल है, तांबा है, लोहा है, प्लास्टिक इसमें नहीं आएगा, ठीक है। प्लास्टिक देखते ही अलग लग रहा है अपने को, प्लास्टिक होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को यह लिखा जाता है, ये क्या? LOSE को क्या लिखा जाता है? MQVI। तो गेन को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में? फटाफट बताओ, कॉपी पेन हाथ में ले लो, कमेंटों काम ना चला है। और फिर भी अगर अमेरिकन रीजनिंग पढ़िए तो फटाफट एकदम सही उत्तर बताओगा। ये लो, सबसे पहले आप संख्या लिख लेंगे। एल, एल कैसे बताया था मैंने? एल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये कितनी आंगलियां हैं? 2 आंगलियां हैं। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है? ओ 15 नंबर पे आता है। एस 19 पे आता है। ई 5 पे आता है, ठीक है। एम 13 पे, क्यू 17 पे, 17 पे खतरा है। वी यानी कि इस प्रकार से बताया था, वी यानी कि विक्ट्री का चिन्ह है, तो ये देखो वी है, वी यानी कि 2 यानी कि वी 22 नंबर पे आता है। आई यानी का 9 नंबर पे आता है। सब यानी कि रीजनिंग की वीडियो में बता रखा है याद करने के लिए। अब देखो 12 से 13 आया, कितना जोड़ा भाई साहब इसने? +1 जोड़ा। 15 से 17 आया, +2 जोड़ा। 19 से 22 आया, +3 जोड़ा। 5 से 9 आया, +4 जोड़ा। फटाफट जोड़ दो बस। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कितना जोड़ना है? सबसे पहले 1 जोड़ना है। जी 7 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है। 7 के अंदर 1 जोड़ो, कितना आएगा? 8। 8 पे क्या आएगा? एच आएगा। सबसे पहले अपन को 1 जोड़ना है, फिर जोड़ने 2। 15, 19 में 2 जोड़ो, 21। 21 पे क्या आएगा? यू आएगा, ठीक है। 9 के अंदर कितने जोड़ने हैं? फिर 3 जोड़ने हैं। 9 में 3 जोड़े 12, 12 नंबर पे एल आएगा।
और 14 में 4 जोड़े 18, 18 नंबर पे आर आएगा। ये लो HULR, जिसमें भी है HULR, मतलब ऑप्शन सारे गलत हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है, इसने यहां पर मिस्टेक करके HULR, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये फिर अपन ने गलती कर दी, और एक नंबर है सही सही अपन ने गलती कर दी भाई। भाई क्यों क्यों गलती की? एक नंबर था, एक नंबर में कितना जोड़ना था अपने को? 2 जोड़नी थी, 2 जोड़े तो क्या आएगा? 3 आएगा, HCLR। ये लो 2 नंबर हो जाएगा। बता दिया करो रे। हाँ ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सा था भाई। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं यहां पर देखो, BLUFF, मतलब इधर देखो BENT, फिर देखो बिल, BILL, और फिर यानी कि बेटर, BETTER। अब यो पूछना चाहे सवाल में, तो सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? भाई क्रम याद होना चाहिए, मैंने उस समय भी बताया था, रीजनिंग के अंदर आपको क्रम याद होना चाहिए हर सवाल का। B 2 नंबर पे आएगा, ये L है 12 पे, U 21 पे, F 6 पे, F 6 पे, P 2 पे, E 5 पे, N 14 पे, T 20 पे, 2 9, L 12 12, P 2 पर, 5 पर, 20 पर, 20 पर, 5 पर, 18 पर। सबसे पहले ये देखो, यानी कि संख्या का हिसाब, सबसे पहले संख्या कौन सी आनी चाहिए? सर 2 नंबर आने चाहिए। 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अगली संख्या का नहीं, चलो 12 5 9 5, 12 5 9 5 में सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले सर 5 आएगा, ठीक है। कैसे भाई? क्योंकि अपने को सबसे पहले वाला देखना है। देखो ये तो 12 नंबर पे, ये तो कट हो गया, ये ऑप्शन तो कट हो गया। फिर 5 नंबर है, फिर 9 नंबर है, 2 नंबर पे 9 नंबर वाला भी डिलीट हो गया, बच्चे 5 5, यहां तक चले गए। तीसरी संख्या की तरफ चलो, 14 नंबर, 20 नंबर है, कौन सा पहले आएगा? 14 पहले आएगा, 20 पहले आएगा? सर 14 पहले आएगा, इसलिए ये सही होगा, यानी कि बैंड एकदम सही उत्तर है, ठीक है। ओके आगे चलना, ये क्या दे दिया भाई? अच्छा आरेख दे रखा है 100 व्यक्तियों को, मतलब आरेख अगर तुमको दिखाऊं, थोड़ा सा चलो दिखा देता हूं जूम करके। हिंदी अंग्रेजी मराठी का जो चिन्ह दिया गया है उसमें ये कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं? अभी देखो तुमको मैं ये करा देता हूं, तुम कहोगे अगर नहीं दिखता है तो ये लो भाई, अभी यानी का ये है, देखो थोड़ा सा नहीं दिखे तो कोई नहीं, ये तो देखो हिंदी है, क्या है सर? ये तो देखो अपनी हिंदी है, तो कितनी संख्या दे रखी है? 200 संख्या दे रखी है, ठीक है। यहां पर मराठी है 177, ये तो देखो मराठी का चिन्ह हो गया पूरा का पूरा, और ये हो गया हिंदी का। वो अपने को क्या पूछ रहा है? केवल हिंदी, यानी कि इसमें भी नहीं आनी चाहिए, इसमें भी नहीं आनी चाहिए, इसमें भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हिंदी, केवल हिंदी वाला डायग्राम पूछ रहा है, यानी केवल हिंदी की कौन सा होगा? 200 वाला हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आराम से देखो इसके अंदर पूछ भी रखा है, ये है सवाल, ठीक है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं? केवल हिंदी जानते हैं तो हिंदी वाला डायग्राम ये होगा, सिर्फ हिंदी जानते हैं वो कितने हैं? 200 व्यक्ति होंगे, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा उसका टाइपिंग में तना साफ ने दिखे हुआ है। चलो आगे लो, नेक्स्ट सवाल बता दो कोई ने, ये बता दो भाई, निम्न श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? देखो ये सवाल है आपका, ए है, एल है, एन है, ठीक है, आगे डी है, एन है, पी है, आगे जी है, पी है, आर है, आगे कौन सा शब्द आएगा? देखो हर सवाल के अंदर एबीसीडी नहीं याद कौन कराई जी, पहली क्लास लें तो सर एबीसीडी के याद कराओ, और सवाल में आपके एबीसीडी काम आएगी, ठीक है। ए 1 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, T 4 पे आता है, N 14 पे, P 16 पे, G 7 पे, P 16 पे, R 18 पे। फटाफट बताओ अब इनका, फटाफट बताओ, कमेंट आनी चाहिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? यानी कि मेरी कोई खता को नहीं, मैं सिर्फ तारा उत्तर देखने ला रहा हूं। फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? देखो 1 नंबर 1 से 4 गया, 1 से 4 गया, कितने जोड़े? 3 जोड़े। 4 से 7 गया, कितने जोड़े? 3 जोड़े। 7 के अंदर 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ोगे कितने आएगा?
10 आएगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है। भाई साहब आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, अपना उत्तर तो यही निकल गया। फिर भी तुम कहोगे सर आगे बताओ। 12 और 2 14, यहां पर +2 कर रखे हैं। 14 2 16 +2 कर रखे हैं। 16 में 2 जोड़ दो, 18 पे क्या आता है, आर आता है। आगे कितने जोड़ रखे हैं, 14 और 2 16, 16 और 2 18, आगे भी +2 जोड़ रखे हैं, और 18 और 2 20, 20 नंबर पे टी आएगा। ओके, 3 नंबर एकदम सही आंसर है। किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है, यानी क्या, देखो मैंने बताया था दायां बायां का खेल। ये कौन सा हाथ है, दायां है, ये कौन सा है, बायां है। ये लो भाई साहब, दायां बायां कराया था तुमको, ये लो। इधर दाएं से रवि का स्थान कौन सा है, 37वां स्थान है। ठीक है, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, कक्षा में टोटल कितने हैं, 80 छात्र हैं, तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। जब भी मैंने कहा था अगर बाईं ओर से पूछे ना, टोटल में से घटा देना, लेकिन लास्ट में एक जोड़ना, एक जोड़ना मत भूलना। ठीक है, तो 80 में से 37 घटाओ, फटाफट कितने आएंगे, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 7 में से 3 गए, 4 बचा, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। 43 उसने ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन जब बाईं ओर से पूछे ना, तब अपने को +1 करना पड़ेगा। दाईं ओर से पूछे मत करना, बाईं ओर से जरूर करना। ठीक है, तो यानी का अपना उत्तर 44 होगा। देखा, ये देखो नीलम सैनी, किस किस का आ रहा है, प्रिया। सबके कमेंट पढ़ूंगा जिस जिसने गलत उत्तर बताया। लखन सिंह, तुमको भी पता चले, विमल भाई, चौधरी गरल, सबके जिन्होंने 4 नंबर बताया ना, सबके, क्योंकि जो गलत उत्तर बताएगा उसके कमेंट पढ़ूंगा। पीएस किंग, अरे यार तो ऐसा मत कर यार, तू भी गलत कर दियो। चौधरी गरल 4 नंबर, 4 नंबर नहीं होगा। हाँ, और बताओ गजेंद्र, सबके यानी जिन्होंने जिन्होंने गलत बताया ना, सबके कमेंट पढ़ूंगा। और बताओ मिस ज्योति 4 नंबर, और आने दो कमेंट, 4 नंबर वालों का सबका गलत है। अनिल चौहान 4 नंबर नहीं होगा, जब भी यानी कि बाएं तरफ से पूछे अपने को +1 करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा रीजनिंग की वीडियो में बता रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट जाके देख लेना क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका उत्तर ये होगा 44 से 80 में से 37 घटाओ, लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमको इधर से पूछ लेना राइट साइड से, तब तुम सीधा घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं साइड से अपने को घटाना पड़ेगा, और इसका आराम से विश्लेषण करके बताया था क्यों घटाना पड़ेगा, क्यों जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या भी बताऊं इस क्लास में, बाकी लंबा हो जाएगा, चलो छोड़ो, आगे लो। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है। बड़ा ही शानदार सवाल है, करके बता दो भाई, ब्लड रिलेशन कराया है तुमको। ठीक है, फटाफट बता दो, एकदम शानदार सा है। क्या है, बी की बहन कौन है, ई। ये देखो सबसे पहले अपन बना लेते हैं बी, अपने को पता नहीं बी कौन है, प्लस है या माइनस है, महिला पुरुष का अपने को पता नहीं है। बी की बहन कौन है, ई, ये हो गया ई। ठीक है, इतना सा है। सी का पिता कौन है, ए, इसका अलग डायग्राम बना लेंगे। ये लो भाई, ये कौन है, सी, और सी का पिता कौन है, ए। भाई पिता होगा तो सीधी सी बात है ए, यानी कि प्लस में लिखा जाएगा। सी का पुत्र है बी, ये देखो सी का पुत्र, यानी ये डायग्राम यहां पर आएगा। सी का पुत्र कौन होगा, सी का पुत्र है, अब की बार प्लस आएगा, और ये डायग्राम अपने आप आ ही जाएगा। ई, तो ए का ई के साथ में क्या संबंध है, ए का, ये देखो, ये देखो, ये हो गया पिता, ये इसका, हालांकि कन्फर्म तो नहीं है बेटा बेटी, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक बार प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो भाई साहब सीधी सी बात है, पिताजी का पिताजी अपना कहीं ला गए, दादाजी ला गए, बस वही है। ये कौन है, इसके बारे में पूछा, ए का, ए का ई के साथ में संबंध, ये तो देखो दोनों बाण भाई हो गया, ये दोनों आपस में बाण भाई हैं। ठीक है सर, पिताजी के पिताजी अपने क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं, तो ए का ई के साथ क्या संबंध होगा, दादाजी लगेगा। ये एकदम सिंपल सो डायग्राम है, बहुत ही छोटो सो सवाल दियो हो, प्यारे प्यारो सो। ओके, यदि किसी कूट भाषा में गिव को यह लिखा जाता है, बहुत सिंपल सवाल है, रीजनिंग ऐसी है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हकीकत में फोकट का नंबर है।
मैं तो सोचूं अगर तारे रीजनिंग आ जाओ ना तो न्यू कह दियो फोकटिया नंबर आ गया आपने। ठीक है, कैसे सर? गिव को ये क्या लिख रहा है? 5 1 3 7 लिख रहा है, और बैट को क्या लिख रहा है? 924। यदि 143 लिख दिया करो तो गेट को क्या लिखेगा फटाफट बताओ। ये लो, गेट को क्या लिखेगा भाई साहब? सीधी सी बात यो कहना चाहे है, यानी कि जी को मैं लिख रहा हूं कितना है ये 5, जी को मैं लिखूंगा 5 लिख दे, आई को वो 1 लिख रहा है, वी को 3 लिख रहा है, ई को 7 लिख रहा है। अपने देखो जी क्या लिखेगा, वो कह रहा है जी को मैं 5 लिखूंगा, तो भाई साहब अपने भी 5 लिख दो। ए को वो क्या लिख रहा है, ए को वो 2 लिख रहा है, तो अपने भी 2 लिख दो। टी को वो क्या लिख रहा है, टी को 4 लिख रहा है, तो अपने भी 4 लिख दो। ई को क्या लिख रहा है, ई को वो 7 लिख रहा है, तो अपने भी 7 लिख दो। 52 47, 52 47। ठीक है, ओके। ये लो भाई आज का मॉडल पेपर पूरा। ठीक है, हाँ। तो सीटी मॉडल पेपर की पूछने लग रहा सर, सीटी मॉडल पेपर कड़ो मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाके अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करियो, बहुत ही शानदार कंटेंट, यानी कि वनपाल वनरक्षक में भी देखो वो कितना शानदार सीधा सीधा सवाल आया। और फिलहाल तो अपने नए साल के ऊपर भाई 1 और 7 जनवरी पूरा सीटी को कोर्स 251 रुपया में चालन लग रही है, देंगे तो सिर्फ टीचर की फीस है। ठीक है, तने अगर न्यू लगा ना इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड है, सिर्फ 20 घंटा की क्लास है, एक दिन अगर बैठोगा ना डबल स्पीड करके देखोगा तो भी फिनिश कर लेगा। ठीक है, बाकी आराम से मॉडल पेपर जरूर निकाल के जाइयो। ठीक है, कोर्स की मैं कहूँ कौन, लेकिन मॉडल पेपर जरूर निकाल के जाना है। वनपाल वनरक्षक में देख लियो सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, अब की बार भी सीधा सीधा सवाल उठावांगा, क्योंकि मॉडल पेपर तारो भाई तैयार कर रहे है। ठीक है, और पतो है एग्जामिनर करूँ सवाल उठाओ, जी पेपर दे क्या होगा ना जी, सीधा सीधा स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आके देख लियो सर सवाल आया को नहीं आया क्या। ठीक है, बाकी पीडीएफ अब भी अनिकता ने अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है अभी, ओके फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।